हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलाइंट एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में केमिस्ट्री चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए, कार्बन्स का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, ठीक है। आज हम लोग दिखाएंगे। अब हम लोग आके देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें सबसे पहले, ये पेंसिल में ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये ग्रेफाइट है, और ये ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है, ठीक है। इसमें कार्बन है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे हम लोग जिसके अब हमेशा बात करते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली होता है, जिसका नाम है डायमंड। ये भी कार्बन से बना हुआ है। और आप देखते होंगे पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे देखिए ये सब ये फ्यूल्स है। फ्यूल्स आर एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में भी कार्बन यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑटोमोबाइल में आजकल फ्यूल के फॉर्म में सीएनजी यूज हो रहा है। सीएनजी भी एक फ्यूल है जिसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें भी कार्बन यूज किया जाता है। और आप लोग घर में देखेंगे, घर में जब किचन में गए होंगे तो इस तरह से सिलेंडर दिखाई देता होगा, ठीक है, जिसमें ये एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें भी कार्बन यूज किया गया है। अब यहाँ पे आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दिख रहा है ना, ये कार्बन फाइबर, ये जो साइकिल दिख रहा है, इसका जो बॉडी है ये कार्बन फाइबर से बनाया गया है। कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इवन स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और लाइट वेट में होता है। इसलिए इसका यूज आजकल हम लोग कार में भी यूज कर रहे हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, जिसमें ब्रिज बना हुआ है, ये स्टील का बना हुआ है, स्टील ब्रिज। इसमें भी कार्बन यूज किया गया। हालांकि स्टील में इसका मेन एलिमेंट्स यूज करते हैं हम लोग आयरन, और उसमें भी कार्बन यूज करते हैं। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बन के हैं। अब जहाँ पे आप बैठे हुए उसके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, उसमें भी कार्बन है। इवन आप पेज को भी आप देखेगा, उसको बर्न करके, तो उसमें भी CO2 गैस निकलता है, और उसमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो बहुत सारे, अगर हम बात करें 118 एलिमेंट्स में 117 एलिमेंट्स के जितने कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उससे कितने टाइम्स ज़्यादा कार्बन के कार्बन अकेला कंपाउंड्स बनाता है, उससे कितना ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग कार्बन के एक अलग ब्रांच ही पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे आप लोग हायर स्टडीज में जब पढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में ये सब देखने को मिलेगा। तो आज हम बेसिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो आज उसका बेसिक पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे कि कार्बन्स का बॉन्डिंग क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट अगला टॉपिक्स में जाते हैं। और सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन है कार्बन का। तो ये कार्बन का इंट्रोडक्शन में आप देखिए, सबसे पहले कार्बन में देखिए कि कार्बन जो है ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है। इसका सिंबल की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। इसमें इस एटम्स में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये 12 माइनस 6, ये आपका हो गया 6। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 सेल हैं। और ये जो बाहर का सेल है, अगर इसका सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, यहाँ पे कार्बन का सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर बनाते समय सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फर्स्ट सेल के बाद सेकेंड सेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बाहर वाले सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसमें देखेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उस टोटल इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का आपका 4 हो जाएगा,
और वैलेंसी ये भी आपका 4 हो जाएगा। वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कार्बन एक साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, तो एक साथ 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इस वैलेंसी ऑफ कार्बन हो गया 4। तो ये था बेसिक्स इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन्स। आगे हम लोग देखते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन से पहले अगर हम लोग थोड़ा सा अकरेंस की बात कर ले, इसमें थोड़ा सा अकरेंस की भी बात कर लेते हैं। तो अकरेंस में कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में, अगर हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट में कार्बन 0.02% अवेलेबल है। अगर एटमॉस्फेयर में बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में बात करेंगे तो 0.03% इन द फॉर्म ऑफ CO2, इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो ये बेसिक अकरेंस था। अब हम लोग बात करते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो कार्बन के देखिए मेन 3 आइसोटॉप्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, C12, C13, C14। ये दो आइसोटॉप्स, एटॉमिक नंबर सभी का 6 ही होगा, मास नंबर होता है इसका 12, इसका 13, इसका 14। इन दोनों को स्टेबल आइसोटॉप्स मानते हैं। ये आपका स्टेबल आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स। और ये अनस्टेबल आइसोटॉप्स है, ये अनस्टेबल है। और इसको हम, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव अनस्टेबल होते हैं, जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका एक और नाम है रेडियो कार्बन। रेडियो कार्बन, इसका यूज हम लोग कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं, पेड़ का, ट्री का एज या रॉक का एज निकालने में। उतना डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, बस ये इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, दैट इज C12, C13 और C14। इसमें से अगर पूछेगा कि अनस्टेबल आइसोटॉप्स क्या है, तो आंसर है C14। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स वाई। इसका रीजन है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और वर्सेटाइल नेचर का रीजन क्या है, वो यहाँ पे आप देखेंगे। देखिए कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स वाई, इसका रीजन है ड्यू टू वर्सेटाइल नेचर ऑफ, ड्यू टू वर्सेटाइल नेचर। अब ये वर्सेटाइल नेचर क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? इसमें पहला रीजन, फर्स्ट रीजन है, वो कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कार्बन बाकी एलिमेंट से एक अलग स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है जिसका नाम है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट रीजन जो है वर्सेटाइल नेचर का होने का, वो है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। अगर इसको हम बात कर ले, पहले कैटेनेशन का मीनिंग पहले बात कर लेते हैं। कैटेनेशन का मीनिंग जो होता है, ये होता है सेल्फ लिंकिंग। कार्बन खुद कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के, जिस तरह से कार्बन खुद कार्बन के साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और ये एक लॉन्ग चेन बनाता है। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है। इवन कार्बन रिंग के फॉर्म में भी एक, इस तरह से रिंग के फॉर्म में भी कंबाइन करता है और लार्ज साइज रिंग बना लेता है। इसको बोलते हैं कार्बन से खुद से बॉन्ड बनाने की इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, और इसी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करेंगे तो ये इसका जो फर्स्ट स्पेशलिटी जो है कार्बन का, वो है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। ये आपको लिखना एग्जाम में आएगा, तो कि कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या है, वो आप सेल्फ लिंकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें कि कैटेनेशन प्रॉपर्टीज जो होता है, अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि कैटेनेशन प्रॉपर्टीज कार्बन के अलावा कौन सा और एलिमेंट्स है जो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज शो करता है, तो आपको बता देते हैं इसमें कार्बन के अलावा, कार्बन के ही ग्रुप्स में आते हैं, कार्बन के अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन,
इस ग्रुप में बात करेंगे तो, और इसमें आता है एक लेड भी आता है, पर ये लेड है इसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और आपको बता दूं यहाँ पे कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता है बाबू, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज इंक्रीज करने से, साइज अगर डिक्रीज करेगा तो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा। तो अगर हम ये बात करेंगे इस पूरे ग्रुप्स में बात करेंगे तो आप जानते होंगे कि ग्रुप्स में नीचे जाने से साइज इंक्रीज कर देता है, साइज इंक्रीज कर जाता है, और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ साइज इंक्रीज करेगा तो ऊपर की तरफ कैटेनेशन प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा। तो इस ग्रुप्स में सबसे हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टीज कार्बन के द्वारा शो किया जाता है। इवन अगर हम बात करेंगे पूरे जितने भी एलिमेंट्स उसमें सबसे हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टीज जो शो करता है वो कार्बन से, क्योंकि कार्बन वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन स्टेट चेन में अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बनाता है। तो ये था आपका कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, फर्स्ट स्पेशलिटीज ऑफ द कार्बन। सेकेंड, वर्सेटाइल नेचर का रीजन क्या है, उसका रीजन सेकेंड रीजन में लिखेंगे वो है टेट्रावैलेंसी। ये क्लास 10th में 2 रीजन लिखना होगा अगर कभी भी पूछेगा तो। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब क्या होता है इसका मीनिंग समझिए। यहाँ पे एक वर्ड हम लिखे हैं टेट्रा, इसका मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब होता है 4। वैलेंसी मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड बनाता है, आप यहाँ पे देखेंगे टेट्रा वैलेंसी। इस तरह से ये कार्बन का वैलेंसी है, तो इसको बोलते हैं, यानी वैलेंसी ऑफ कार्बन अगर हम बोलेंगे वैलेंसी ऑफ कार्बन तो ये 4 हो गया। और इसी को बोलते हैं कि कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी, ये भी एक स्पेशलिटीज है कार्बन का। तो अगर हम ये बात करेंगे तो कार्बन इस तरह से, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच हो सकता है, नेक्स्ट कार्बन ये 4 अदर कार्बन से अटैच हो सकता है, तो इस तरह से बना रहता है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। एक और इसमें रीजन है जो क्लास 10th में मेंशन नहीं किया गया है, पर यहाँ मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल साइज। एक और इसका कार्बन के स्मॉल साइज होने की वजह से ये थर्ड रीजन भी हो सकता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का, स्मॉल साइज। ये क्लास 10th में आप मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर हायर क्लास में आपको लिखना पड़ता है। स्मॉल साइज क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म multiple bonds, that means carbon form single bond, carbon form double bonds, carbon form triple bonds, that means carbon can forms multiple bonds because of a small size। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिससे कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने का जो रीजन है वो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। और वर्सेटाइल नेचर का जो रीजन है वो है पहला कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, दूसरा टेट्रावैलेंसी, और तीसरा स्मॉल साइज। पर 2 मेंशन आपको करना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए अगला है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्वेश्चन में आते हैं। क्लास 10th के सीबीएसई में पूछा जाएगा कि ये वो कंपाउंड्स दे देगा, मॉलिक्यूल्स दे देगा, आयंस भी दे सकता है, जिसका हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना होता है। तो सबसे पहले आपको पता करना होता है कि जो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है वो कंपाउंड्स का नेचर क्या है, वो कोवैलेंट कंपाउंड्स है, आयोनिक कंपाउंड्स है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक केमिकल बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं। हालांकि ये इसको बिना जाने आप पढ़ेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर चाहते हैं कि रटे नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन यही है कि आप इसको समझ ले। हालांकि ये क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन इसका बेसिक्स पार्ट अभी जानना जरूरी है। तो सबसे पहला बात ये है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्ड्स, और इसको सिर्फ बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर। ये बोला जा रहा है कि 2 एटम्स के बीच यहाँ पे एक एटम्स दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, और वो होता है बॉन्डिंग के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं, और केमिकल उसको हम सिर्फ बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जब 2 एटम्स कंबाइन करता है तो बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज होने से सिस्टम का वो एनर्जी डिक्रीज करता है, उससे स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो एक क्वेश्चन कोई पूछता है कि वाई डू एटम्स कंबाइन, तो उसका रीजन ये है टू गेट द स्टेबिलिटी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिखाई देगा,
देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। व्हाई डू एटम्स कंबाइन या व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, उसका रीजन यही है। यहाँ आपको सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है, टू गेट स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, हाउ डज एटम गेट स्टेबिलिटी। देखिए एटम्स किस तरह से स्टेबिलिटी गेन करता है। आपको बताते हैं कि एटम्स, एक एटम्स दूसरे एटम से कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड के थ्रू ये स्टेबिलिटी गेन करता है। लेकिन ये बॉन्ड क्यों बनाता है, तो आपको बता दें कि लेविस स्टडी करा था रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, तो देखा कि जिस एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, या जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता था। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ बात करेंगे हाउ डज एटम गेट स्टेबिलिटी, बाय अचीविंग, इसको लिख सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं, बाय अचीविंग नोबल गैस, बाय अचीविंग कॉन्फ़िगरेशन, बाय अचीविंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट। अब देखिए नोबल गैस एलिमेंट्स क्या है, इसको इनर्ट गैस एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, ये ग्रुप 18 में आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, और एक लास्ट एलिमेंट आता है ऑग्नेशन। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये नोबल गैस एलिमेंट्स है, इसके हीलियम के बाहर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस सेल इसका 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। बाकी रेस्ट जो नोबल गैस एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस सेल में यहाँ पे हम लोग ये लोग ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट का मतलब इसके वैलेंस सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। नियोन के बारे में बात करेंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ से एक रूल बनाया गया कि जिसका एटॉमिक नंबर 2 से कम है वो स्टेबिलिटी के लिए अपने बाहर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन है, उसके स्टेबिलिटी के लिए बाहर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके या शेयर करके वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। बाकी जो एलिमेंट्स है वो नोबल गैस एलिमेंट्स जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8, बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू अचीव क्या होगा, नेक्स्ट नियर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट्स। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया हाउ डज एटम्स गेट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बेसिकली देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है हम लोग को जो पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है वो होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। पहले मेटालिक बॉन्ड लिख लेता हूं, मेटालिक बॉन्ड। तीसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। चौथा है एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं इसको। और पांचवा है VFA, इसका नाम डिटेल में, इसका पूरा नाम है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स आता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर देखिएगा अब यहाँ पे हम आपको बता दें, क्लास 10th में ये सभी के बारे में नहीं स्टडी करना है, ठीक है। इसमें हम लोग को जो क्लास 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है कि आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो मेनली यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में भी नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड्स, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसमें से जितने भी है, आपको बता दें कि ये बॉन्ड्स में ये 3 बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और ये जो 2 है इसको वीक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, इन सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद आता है मेटालिक बॉन्ड,
उसके बाद आता है कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद आता है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और लास्ट में आता है VFA, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों को हम लोग वीक बॉन्ड में काउंट करते हैं और इन तीनों को हम लोग काउंट करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इसमें भी हमको दो ही पढ़ना है, एक आयोनिक बॉन्ड अभी हम लोग देखेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड नहीं पढ़ना है, पर ये स्ट्रेंथ जानना जरूरी है, आगे काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जो पढ़ना है हमको क्लास 10th में जो सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है वो कोवैलेंट बॉन्ड है और आयोनिक बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड में यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है, इधर आयोनिक बॉन्ड लिखते हैं और इधर कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये आपको बता दूं। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू, ये बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये लिखना जरूरी है, कोवैलेंट बॉन्ड्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ये नोट डाउन कर सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स जो है ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड्स क्या है इसका डेफिनेशन देखिए। आयोनिक बॉन्ड सिंपली अगर बोल दे, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन। इसका एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, केटायन एंड एनायन लिख सकते हैं आप। एंड इट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये ध्यान देना। और ये बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये मेजर डिफरेंस है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अगर देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, बस इतना आपको ध्यान रखना कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये आपको अंडरलाइन कर देते हैं, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, हम लोग आयोनिक बॉन्ड देखेंगे, और हम लोग शेयरिंग कैसे होता है। तो शेयरिंग के रूल ये है कि आप अभी बताए थे कि शेयरिंग एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं और हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन अपने डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, ये अपने बाहर के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके करे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके करे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग शेयरिंग का। देखिए शेयरिंग के लिए हम लोग ऐसे देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूज करते हैं। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और फिर उसमें जितने वैलेंस सेल होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे सिंबल लिखेंगे। फिर इसमें हम लोग देखते क्या इसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना यहाँ पे डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे एक डॉट लगा दिए। मान लीजिए कि सामने में एक एलिमेंट्स है क्लोरीन, इसका वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होता है 7। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें, अलग कलर से इसमें दिखाते हैं, इसके पास 7। अच्छा यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा रहे हैं, अगर दोनों एटम्स डिफरेंट्स है तो एक पे डॉट दूसरे पे क्रॉस देंगे, और अगर दोनों एटम सेम है तो दोनों पे डॉट या तो फिर दोनों पे क्रॉस देंगे। यहाँ पे ये रूल्स है, आगे हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। पर यहाँ पे अभी आपको बता दें शेयरिंग का रूल क्या है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके स्टेबिलिटी के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इससे के साथ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, इस तरह से शेयरिंग करेगा। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स है वो अपने बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्लोरीन के पास 7 है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा हाइड्रोजन से। अब इन दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसको बोलते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इसको इस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इसका नाम है बॉन्ड पेयर। अगर इसका स्ट्रक्चर के बाद आगे देखेंगे तो H आपको बता दें ये शेयरिंग हुआ है, तो जो ये H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है तो वो हम लोग हाइफन से दिखाते हैं, और इस हाइफन इंडिकेट करता है कोवैलेंट बॉन्ड, HCl बन गया। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि HCl में एक बॉन्ड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का।
बाकी जो क्लोरीन के बीच में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, इन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो बॉन्डिंग नहीं बनाए हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स का नाम है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हायर क्लास में आप ये सब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बस यहाँ पे बेसिक्स यही जानकारी रखना है, सिर्फ नाम या जो नॉन बॉन्डिंग, जो वैलेंस शेल में नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सभी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में भी टाइप्स है। अगर 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 2 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो उसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 2 एटम्स के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब हम लोग ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे, तो आपको बताएंगे कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर यहाँ पे एक और, चलो एक और देख लेते हैं हम लोग। एक और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड में मान लीजिए कि ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे तो बताए थे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको उस एलिमेंट का सिंबल लिखे और उसमें जितने वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको आपको दिखा देना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अगला देखिए, एक और ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पे दोनों एटम सेम है इसलिए हम यहाँ पे डॉट लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग शेयरिंग करना है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेगा, इसके पास भी 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लेगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे देखिए आप 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, तो 2 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो वहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो डबल हाइफन देंगे 2 एटम के बीच में। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 ये जो होगा ये लोन पेयर का लगा, ये बॉन्ड पेयर का लगा। तो इस तरह से हम लोग को शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड बनता है, बॉन्ड इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, अब आते हैं आयोनिक बॉन्ड में। आयोनिक बॉन्ड, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बताने वाले हैं अभी। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है CV, ये जनरली नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। समटाइम्स मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में भी बनता है, लेकिन इस याद रखिएगा कि ये मेटल जो होना चाहिए जनरली ये स्मॉल साइज वाले होते हैं, लिथियम, बेरिलियम और एल्युमिनियम। और इसके साथ यहाँ पे जो एलिमेंट यूज करते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये कोवैलेंट हो जाता है। पर ज्यादातर जो कोवैलेंट कंपाउंड जो बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। अब यहाँ बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयोनिक बॉन्ड में देखिएगा ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, दैट मींस इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायन। तो देखिए अगर हम यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं IB, तो ये कैटायंस एंड एनायंस। एनायन किसको बोलते हैं? जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन किसको बोलते हैं? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये कैटायंस कौन बनाता है? ये जनरली कैटायन का फॉर्मेशन जो होता है वो मेटल करता है, और एनायन का फॉर्मेशन कौन करता है? नॉन मेटल। क्योंकि देखिए मेटल का प्रॉपर्टीज ही है, मेटल और नॉन मेटल्स क्या होता है एक बार बता देता हूँ। मेटल का प्रॉपर्टीज है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से एनायन का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने से कैटायन का फॉर्मेशन होता है। दैट मींस यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है नॉन मेटल्स को। और जब कैटायंस और एनायन का फॉर्मेशन होता है तो ये अपोजिट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड नाम देते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देते हैं। अच्छा, इसका एक स्पेशलिटी है कि आयोनिक बॉन्ड कभी भी सेम नेचर वाले एटम्स के साथ नहीं बनता है। मेटल मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, वो हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच ही आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अगर आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है तो मोस्टली याद रखिएगा कि वो मेटल, अगर आयोनिक बॉन्ड है तो वो मेटल और नॉन मेटल के बीच ही बना होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बना हुआ बॉन्ड वो आयोनिक ही हो, लेकिन अगर आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है तो वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बना होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। सपोज यहाँ पे देखिए आपको, अच्छा
यहाँ पे कैसे एक ट्रिक आपको बता रहे हैं कैसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एलिमेंट्स मेटल है या नॉन मेटल है। तो देखिए आप बहुत सारे इसके पहले प्रीवियस चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें मेटल और नॉन मेटल पढ़ना है, जिसमें बताया गया है मेटल के बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, जैसे डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी या सोनरिटी, इससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पर यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हम एक केमिकल प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम यहाँ पे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रिक है, वो देख लीजिए। क्या अगर कोई एलिमेंट्स है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, तो आपको देखिए मेटल और नॉन मेटल क्या है। अगर आपको इफ ऐसा हम लोग अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 4 होता है तो हम इसको मेटल के कैटेगरी में डालेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाता है तो जनरली हम इसको नॉन मेटल कैटेगरी में डालेंगे। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकालने जानते हैं, ये ट्रिक है, इससे आप पता कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मेटल कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर मेटल है तो मेटल का प्रॉपर्टीज क्या है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज क्या है, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए कितना मेटल कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना गेन करेगा, बस ये आप ध्यान रखिएगा कि मेटल के जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा ना वो सारा इलेक्ट्रॉन लूज करके और केटायन बनाता है, और नॉन मेटल उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसके उसके बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके अलावा जो भी नॉन मेटल होगा वो बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो समझिए बाकी जो नॉन मेटल है वो अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो बोलेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ता है वो गेन करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखें आयोनिक बॉन्ड्स। और अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पे आप बता देते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में इसमें देखिए कैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई मेटल है Na, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। तो ये क्या करेगा, ये इसका वैलेंस सेल 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी बताया आपको ट्रिक की पता करना कि मेटल है कि नॉन मेटल। इसका वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना ही प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं केटायन, पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे केटायन का तो ये हो जाएगा 2,8। 1 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया है, तो देखिए ये इसका अपना बाहर के सेल में 8 कर लिया, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा यहाँ पे दूसरा देखेंगे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,8,7। इसके बाहर के सेल में 7 है। तो अभी हम लोग ट्रिक में देखे थे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज़्यादा है तो हम नॉन मेटल कैटेगरी में रखते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बना लेगा Cl-, तो ये बन गया एनायन। अब ये केटायंस और एनायन के बीच में, दैट मीन्स Na+ और Cl-, Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे बन जाएगा NaCl। Na+ Cl- लिख सकते हैं, या फिर आप NaCl ऐसे लिख सकते हैं। आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो आप कभी भी आयोनिक बॉन्ड को कभी भी आप इस तरह से नहीं दिखा सकते। हाइफेन अगर दे दिए तो ये आयोनिक बॉन्ड ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप कभी भी अगर आयोनिक बॉन्ड देंगे तो ध्यान रहे कि आप इस तरह से केटायन एनायन लिख सकते हैं, या फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, आपको हाइफेन नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, जिस इसमें आपको जो आयोनिक बॉन्ड है, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये था आपका आयोनिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो बेसिकली ये बॉन्ड से रिलेटेड है, इसलिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड, क्योंकि देखिए क्लास 10th में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसी के लिए अगर लेकर ये बेसिक हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये कोवेलेंट कंपाउंड है कि आयोनिक कंपाउंड है। दैट मीन्स वो जो कंपाउंड बना है उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है कि शेयरिंग से बना है। इसके लिए हम लोग पहले पता करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है कि आयोनिक कंपाउंड है। तो अभी आपको बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। बेसिकली ऐसा होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड का, तो वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। वो कभी भी सेम नेचर वाले एटम्स के बीच में नहीं बनता है। दैट मीन्स मेटल के बीच में नहीं बनता है, और नॉन मेटल के बीच में नहीं बनता है। वो हमेशा अपोजिट नेचर वाले के बीच में बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बात करेंगे, आपको ये आप लिख लेंगे, उसके बाद
हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपाउंड्स। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में यहाँ पे हम लोग को अगर कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेसिकली, तो एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, दूसरा होता है आयोनिक कंपाउंड, और तीसरा है आपका मेटालिक कंपाउंड। पर ये मेटालिक कंपाउंड क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये डील करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड्स। तो अभी ये कोवैलेंट कंपाउंड देखेंगे, यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड की अगर बात करेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कोवैलेंट कंपाउंड, तो आपको बता दें कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल, और इसमें जो बॉन्ड होता है, इसमें जो नेचर, इसमें जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बट यहाँ पे हम बताए थे कि कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन हैं, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे में यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाते हैं, मेटल और कुछ नॉन मेटल, एनएम मतलब यहाँ पे नॉन मेटल है, पर ये मेटल आपको स्मॉल साइज में जनरली बेरिलियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, ये तीन याद रखिएगा, एल्युमिनियम। और इसके साथ जो नॉन मेटल हम यूज करेंगे वो हाइड्रोजन होगा या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे फ्लोरीन यूज नहीं कर सकते हैं, फ्लोरीन अगर यहाँ पे इसके जगह पे आप फ्लोरीन यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ये जनरली एल्युमिनियम के साथ आयोनिक हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा वो जेई लेवल के क्वेश्चन है, ये उतना जानने की जरूरत नहीं है, पर आप जनरली आपको बोलेगा तो आपको बोलना है कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो जनरली नॉन मेटल के बीच बनता है, और ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि बता चुके हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से हम एलिमेंट्स को बता सकते हैं वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अब यहाँ पे ध्यान देना आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, ये था आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स। अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना आयोनिक कंपाउंड्स, तो अभी बताए थे आयोनिक कंपाउंड्स ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे कि NaCl है तो ये आयोनिक कंपाउंड है, MgO ये भी आयोनिक कंपाउंड है, अगर यहाँ बात कर ले MgCl2 ये भी आयोनिक कंपाउंड है। और कोवैलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें नॉन मेटल के बीच में, अगर यहाँ देख ले नॉन मेटल के बीच में जनरली, तो आप बता दो हाइड्रोजन H2 ये HH के बीच है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, Cl2 क्लोरीन, HCl ये सब आपका कोवैलेंट कंपाउंड है। मान लीजिए कोई कंपाउंड दे दिया आपको, सपोज ये दे दिया अमोनिया, इस ANH3 है, और एक और कंपाउंड दे दिया CH4, और एक और कंपाउंड दे दिया, चलो यहाँ पे हम लोग लिख दिए Na2O। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड है और कौन सा कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखेंगे। और ये क्लास 10th में CBSE एग्जाम में आना ही आना है, 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है इससे, इसलिए इसको जानने के लिए हम लोग इतना डिटेल पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें पता करना है हमको कि जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है NH3 ये कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट है कि आयोनिक है। सबसे पहले तो इस कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। देखिए नाइट्रोजन जो है आपको पता करना है कि इसमें मेटल नॉन मेटल है कि नहीं, अगर मेटल नॉन मेटल हो गया तो आयोनिक, और नॉन मेटल रहेगा तो कोवैलेंट। तो यहाँ पे ध्यान देना नाइट्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था 2,5, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, तो ये हो गया नॉन मेटल। इससे पहले बता दिया हाइड्रोजन है, आप जानते हैं हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, ये बताना तो भूल ही गए। हम बोले थे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 4 है तो वो मेटल होगा, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन है से नॉन मेटल है, ध्यान रखना इसको, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है पर ये नॉन मेटल है, तो ये हो गया आपका कोवैलेंट कंपाउंड। यहाँ कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड। अब इसमें देखेंगे तो ये सोडियम से बना हुआ है और ये ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये मेटल हो जाएगा, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो नॉन मेटल हो जाएगा। तो ये कंपाउंड को बोलते हैं कि ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग इतना पढ़ें कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएंगे इस पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें आपको एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिखाएंगे, कैटायंस, एनायंस
और मोलिकुल्स कंपाउंड्स, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो ये था जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपके इस बार भी सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th में पूछेगा क्वेश्चन। और इसको जानने के लिए जो ये लेक्चर आज हम लोग पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बॉन्डिंग के बारे में बहुत आपको डिटेल बताया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग फिर मिलते हैं।